Good morning, student. I am Dr. Bhavna Singla, and today I am going to discuss with you implied contract. आपने सबने बाकी चैप्टर्स भी पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक जो हमने समझा है, अगर आपने देखा हो कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कि सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस प्लस उसका प्रपोजल, तभी जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिना प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो लेकिन कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें जो है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी दो पार्टीज जो होती हैं उनके बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जो लीगली वैलिड होता है। तो हमने अभी तक भी जो समझा है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो उसमें क्या था कॉन्ट्रैक्ट में, कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एक दो पार्टीज का होना जरूरी होता है, और उसके लिए एक पार्टी जो है प्रपोजल देती है, दूसरी एक्सेप्टेंस देती है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। लेकिन कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें आपकी दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन स्टिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगली वैलिड होता है और उसके अंदर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इम्प्लाइड, पॉसी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है इसको। तो अगर हम समझे कि व्हाट इज एन इम्प्लाइड एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आपको पता ही है कि अगर एक बेसिक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये हमारे पास जो जरूरी चीजें हैं एक्सेप्टेंस एंड प्रपोजल नहीं होता, तो वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। तो लेकिन इसके अलावा ऐसी क्या पोजीशन होती है कि जब हम कह देते हैं कि दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो होता है कि जब आपके बिहेवियर या आपके कंडक्ट से पता लग रहा है कि भाई दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया है, तो वो होता है आपका इम्प्लाइड। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधा सा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का, कि जैसे कि आपने कोई बस में जा रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपने बस में चढ़ गए, बस आपके पास आके रुकी और आप बस में चढ़ गए। तो आपने कुछ नहीं कहा है कि आप सिर्फ बस में जाके बैठे हैं, तो इनडायरेक्टली जो है बस और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जिसमें आप जो है बस में बोर्ड कर रहे हो कि मेरे को इस डेस्टिनेशन पे जाना है। तो आपने जब बैठ गए हो तो आपको ये ऑब्लिगेशन हो गई है कि आपको जो है टिकट के पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं देते हो तो ऑटोमेटिकली जो है बस आपको उतार सकती है रास्ते में। तो अगर आप नहीं भी दोगे और आप ट्रेवल कर गए हो, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तो उस केस में बस वाले के पास ये अधिकार है कि वो आपको जो है आपके ट्रेवल के पैसे मांग सकता है, और अगर आप नहीं देते हैं तो उस केस में वो कोर्ट का सहारा ले सकता है और आपके ऊपर केस फाइल भी कर सकता है। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इज अ वन which is inferred from the acts or conduct of the parties or from the circumstances of the cases। जैसे कि ordering in a restaurant, ठीक है, हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बैठ गए, वहां पे खाना खा लिया है। अब खाना खाने के बाद आपकी क्या ऑब्लिगेशन है, आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आपने जो खाया है उसके पैसे जो है वो आपको पे करने हैं। और अगर नहीं पे करोगे तो क्या होगा, जो ओनर है रेस्टोरेंट का वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है, या कोर्ट का सहारा ले सकता है कि देखो ये पर्सन हमारे यहाँ आया था और उसने खाना खाया और उसके बाद उसके पैसे पे नहीं किए। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में और एक ओनर जो रेस्टोरेंट है उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसे हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और डेफिनेशंस देख लेते हैं इम्प्लाइड के, जैसे कि व्हेन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द एक्ट्स और कंडक्ट ऑफ द पार्टी, इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि इसके अंदर जो है एक आपके बिहेवियर से जो है आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दो पार्टीज के बीच में, आपने ऐसा कोई एक्सेप्टेंस या प्रपोजल नहीं दिया था। अब जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि एक कुली जो है आपके लगेज को लेके जाता है रेलवे स्टेशन के ऊपर, और जो आप हो आप उसको अलाउ कर रहे हो कि वो आपका बैगेज उठाए और जहाँ पे आपका बुगी खड़ी है वहां पे सामान रख दे। तो इसके बाद जो लॉ है वो आपको इनडायरेक्टली कहता है कि अगर आपने उसका बेनिफिट उठाया है, आपने काम करवाया है उस कुली से, तो आपको जो है उसके बदले में, सर्विसेज के बदले में उसको जो है पैसे देना पड़ेगा, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी वही है कि इसके अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ
कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं जिनकी वजह से आप दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाता है, आप नहीं भी चाहते तब भी आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है और लॉ आपको कहता है कि अगर आपने उसका बेनिफिट उठाया है तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो आपको जो है सिलेंडर वाला आपके घर गलती से सिलेंडर दे जाता है, वैसे तो सिलेंडर जो है किसी और को दे के आना था लेकिन गलती से आपके घर डिलीवर हो गया, तो आपने उस सिलेंडर को अपना सोच के यूज कर लिया है, तो देन इट इज योर ऑब्लिगेशन कि आप जो है उस सिलेंडर के जो पैसे हैं वो सिलेंडर वाले को दें। तो मेन फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली प्रोवाइड अ राइट टू द मनी, कि इसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो पार्टीज जिसका सामान आपने यूज किया है आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, गुड कॉन्शियसनेस, जस्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये आपकी खुद की कॉन्शियसनेस या अंदर की वो जैसे कहते हैं ना जमीर है आपका, तो वो आपको कहता है कि अगर आपने वो चीज का बेनिफिट लिया है तो आपको जो है उसकी सर्विसेज के बदले में या जो आपने बेनिफिट उठाया है आपको उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। इट इज इम्पोज्ड बाय द लॉ एंड इट इज नॉट द आउटकम ऑफ एनी एग्रीमेंट। हाँ जी, ये लॉ द्वारा है, इसके अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। ये इनडायरेक्टली बस आपने सर्विसेज का बेनिफिट उठाया है और आपने वो यूज कर लिया है तो आपको जो है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके साथ और मैं आपको बता देती हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इट इज नॉट मेड एट द विल ऑफ द पार्टीज बट इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ लैंड। हाँ जी, वही है, दोनों पार्टीज की कोई वो नहीं होती कि भाई हाँ जी हमें जो है कॉन्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ पार्टीज की ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कहती हैं कि भाई हमें ये कॉन्ट्रैक्ट करना है। दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर तब अराइज होता है जब एक पार्टी ने जो है उसका बेनिफिट उठाया होता है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। हमने अभी तक जो है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा था, जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें विल होती है दोनों पार्टीज की कि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन इम्प्लाइड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर दोनों पार्टीज की कोई विल नहीं होता, बट सिचुएशन ऐसी होती है कि दोनों पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं। इन नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑब्लिगेशंस जैसे ही आपकी पार्टीज के बीच में कोई बेनिफिट होता है तभी की तभी जो है कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशन शुरू हो जाती है, लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है ये आपका जो है ऑपरेशन ऑफ लॉ है जो कहता है कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया है। इन नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था जैसे प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, बट जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या जो हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई भी एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं होता। इसके अंदर जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर एक लॉफुल एग्रीमेंट होता है, लेकिन एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या जो हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर वो तब अराइज होता है अगर पार्टीज ने जो है उसका बेनिफिट उठाया हो। और एक जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए हमने जो एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो होने जरूरी है, लेकिन इन केस ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते हैं वो होने जरूरी नहीं होते। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर एज पर सेक्शन 68, 69, 70, 71 एंड 72 इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट जो आपके पास है दैट इज क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू इनकेपेबल पर्सन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन, पेमेंट ऑफ नॉन ग्रेसियस एक्ट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स। तो इसमें हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट इज क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू एन इनकेपेबल पर्सन्स। हाँ जी, ये क्या कहता है? इट स्टेट अप दैट अ पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, therefore the supplies are provided to him or anyone that incapable person is legally bound to support by the third party। हाँ जी, ये क्या कहता है कि मान लो कोई इनकेपेबल पर्सन है, मतलब उसको बीमार है कुछ है, या माइनर की बात भी अगर हम करें तो वैसे तो हमने पढ़ा था जो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज वॉइड एबनिशन, मतलब शुरू से ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड नहीं होता, वॉइड होता है। लेकिन जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है वो कहता है कि अगर हमने माइनर या कोई इनकेपेबल है
जो अपने आप खुद काम नहीं कर सकता है, या उसकी जो फैमिली है वो उसको अगर हम कुछ प्रोवाइड कर रहा है, कोई पर्सन प्रोवाइड कर रहा है, तो उस थर्ड पार्टी या उस पर्सन के पास ये लॉ उसको ये अधिकार देता है कि अगर उसने कोई भी खर्चा किया या उसको कोई भी हेल्प करी है इनकेपेबल पर्सन को, तो वो सारी जो एक्सपेंसेस है वो कोर्ट की हेल्प से उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी में से ले सकता है। ध्यान देंगे यहाँ पे इनकेपेबल की प्रॉपर्टी में से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इनकेपेबल जो पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी ही लायबल होगी आपके एक्सपेंसेस पे करने के लिए ना, और उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो यूज नहीं होगी। तो एक और चीज इसमें है, अननेसेसरीज मस्ट बी अ गिफ्ट और चैरिटी, ठीक है, कि इसके अंदर जो नेसेसरी है वो गिफ्ट या चैरिटी के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, सिर्फ जो उसकी प्रॉपर्टी है इनकेपेबल पर्सन की वो आपकी लायबिलिटी पे करने के लिए यूज होगी। नेसेसरी जो सप्लाईज की गई है वाइफ को या चिल्ड्रंस को, जैसे कोई लंगड़ा है या जो काम नहीं कर सकता है वो हो गया, माइनर की एजुकेशन पे या किसी की क्रीमेशन के ऊपर अगर कोई खर्चा किया है इनकेपेबल पर्सन को, तो ये सारी जो चीजें हैं उसको हम नेसेसरी सप्लाईज मानते हैं जो हम इनकेपेबल पर्सन को दे रहे हैं। उस केस में थर्ड पार्टी के पास एज पर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशन या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या अधिकार कोर्ट उसे दे देता है कि वो कोर्ट का सहारा लेके अपने जितने भी खर्चे उसने इनकेपेबल पर्सन के लिए किया है वो उसको मिल जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास पेमेंट ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन, ये है एज पर सेक्शन 69। ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट इफ अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन पेइंग मनी और पे ऑन बिहाफ ऑन अनदर पर्सन, ही इज बोund टू पे बाय द लॉ, so then the person who made the payment is entitled to reimbursement by another party on behalf whom he has paid। हाँ जी, सिंपल है कि वही कहता है कि अगर कोई पर्सन है नीड में था, उसके पास पैसे नहीं है और आपने उसकी हेल्प करी है और आप उसके बिहाफ पे पैसे पे कर रहे हैं, तो उस केस में जो कोर्ट है वो आपको अधिकार देता है कि अगर आपने उसकी जब जरूरत थी आपने उसके बिहाफ पे उसके जो भी कर्जे थे आपने पे कर दिए है, तो आप बाद में उस पर्सन से जो है वो पैसे ले सकते हैं। जो पेमेंट है दैट शुड बी डन इन गुड फेथ, ठीक है, ये आप एक अच्छे किसी के हेल्प करने के तौर पे आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल है कि एक जो सब टेनेंट है वो दो टेनेंट्स काम कर रहे हैं रह रहे हैं एक में, तो दूसरा जो टेनेंट है वो उसकी हेल्प करने के लिए कि भी उसको ना निकाला जाए उस कमरे में से, वो उसके बिहाफ पे जो है पैसे पे कर देता है। तो उस केस में जो टेनेंट है जिसने पे किए अपने फ्रेंड के लिए, तो वो उस बाद में जो है उसे पैसे ले सकता है वापस कि भी मैंने तब तेरी हेल्प करी थी, और बाद में कोर्ट उसको ये अधिकार देता है कि वो उससे वो पैसे ले ले। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास पेमेंट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट। हाँ जी, यहाँ पे है एज पर सेक्शन 70 दो होती है, ग्रेचुटियस एक्ट होता है, एक होता है नॉन ग्रेचुटियस। ग्रेचुटियस होता है दैट इज फ्री, मतलब जिसके अंदर आपने कोई इच्छा नहीं है या आपने जो काम किया है उसके अंदर आपको कुछ नहीं बदले में चाहिए था, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटियस एक्ट। यहाँ पे हम नॉन ग्रेचुटियस एक्ट की कर रहे हैं। ये क्या कहता है that it states that the receiving parties has enjoyed the same benefit if a person does anything for another lawfully or delivers something without intending to do the same gratuitously, मतलब उसका कोई इंटेंशन नहीं था उसको फ्री में देने का, ठीक है, बाय मिस्टेक या जैसे भी है वो चीज उसके पास चली गई है, तो जिसने उस चीज को यूज करके बाद में बेनिफिट उठाया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो जो है उस सामान को वापस करे। जैसे कि मान लो इसके अंदर एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक ट्रेडर है आपके पास, a trader leaves a goods at B house by mistake, B treat the good as his own, he is bound to pay A for them। हाँ जी, इसमें वही है कि एक जो ट्रेडर है गलती से B के घर में कोई सामान रख देता है, उसका कोई एक्ट नहीं था कि उसको फ्री देना, लेकिन जो सेकंड पर्सन था उसने उसको अपना समझ के यूज कर लिया है, then it is a responsibility of second party who use that good as a his own goods, तो वो उसको पे करेगा। हाँ जी, देन इज योर लायबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। हाँ जी, ये है सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग। ये क्या कहता है, it state that if a person find goods that belongs to another party and takes such good into his custody, then the former has responsibility as that of bailey। हाँ जी, आपको कोई सामान मिल गया है तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक बेली की तरह होगी, जिसमें आपको जो भी आपने सामान जो है आपको मिला था तो वो आप अपने कस्टडी में रखोगे। और कब तक रखोगे,
पहले तो फाइंडर जो है उसको तब तक रखेगा जब तक कि रियल ओनर उसको मिल ना जाए। ही कैन रिफ्यूज द गुड्स टू रियल ओनर टिल ही डज नॉट गेट द एक्सपेंसेस और इनकम। हाँ जी, ये भी एक चीज है। मान लो अगर फाइंडर ऑफ गुड्स को कोई चीज मिली है और उसको संभालने के लिए उसने कोई खर्चा किया है, तो वो रियल ओनर को या फाइन जो मेन ओनर था उस गुड्स का, उसको तब तक नहीं देगा जब तक कि जो उसने उस पर खर्चा किया था वो उसको मिल नहीं जाता। ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू फाइट सूट फॉर द रिकवरी ऑफ सच सम। हाँ जी, ये भी इसके पास है कि वो पैसे मांगने के लिए कोई नहीं कर सकता। ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में कर रहा है, फाइंडर ऑफ गुड्स एंड ओनर के बीच में, कि अगर उसको सामान वापस लेना है तो अगर फाइंडर ऑफ गुड्स ने उसके ऊपर कोई भी खर्चा किया है तो पहले उसको पे करना पड़ेगा, तभी उसको वो सामान मिलेगा। नहीं तो जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके पास वो अधिकार है कि वो सामान को अपने पास ही रखे। The finder is entitled to sell the goods if the real owner is not raised or real owner refuses to pay the lawful charges of the finder in two situation। अगर दो सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें जो रियल ओनर को ढूंढ लिया है और उसके बाद भी वो पे नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले है when the expense of the finder is 2/3 of the cost of the goods। और क्या है, the goods is likely to be spoiled। हाँ जी, एक तो है कि जो एक्सपेंसेस किए हैं गए हैं वो जो गुड की कॉस्ट है उससे 2/3 है, और जो गुड्स है वो स्पॉइल होने के उसके ऊपर है। तो उस केस में जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके पास वो सिचुएशन है कि वो ऑनर को देने से मना कर सकता है और सामान को बेच भी सकता है। हाँ जी, लास्ट इज पेमेंट ऑफ डिलीवरी बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन। ये है सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग। ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट इफ अ पर्सन हैज बीन पेड और डिलीवर्ड मिस्टेकली और अंडर कोर्शन ही मस्ट पे रीपे और रिटर्न। हाँ जी, अगर आपने किसी को गलती से दे दिया है या डरा धमका के किसी की चीज रख ली है, उसको लेना था तब आपको पे कर दिया गया है, तो ये सेक्शन 72 इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का कहता है कि उस केस में आपको जो है उस पर्सन को जो भी सामान आपको डिलीवर किया गया है बाय मिस्टेक या कोर्शन, वो तो या तो आपको उसको रीपे करना है या उसको रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें हमने दो चीजें एक एग्जांपल लिया है। ए और जो बी थे उन्होंने सी से कुछ पैसे लिए थे 10,000। ए ने जो था सारा अमाउंट जो था सी को पे कर दिया और बी को नहीं बताया, और बी ने भी क्या किया, दोबारा से सी को पे कर दिया। मतलब सी के पास दो बार पेमेंट चली गई, एक तो ए ने पे कर दिया सारा का सारा और बी ने भी दोबारा पे कर दिया। तो उस केस में ए जो है जिसको पैसे दिए गए हैं बी को, ठीक है, सॉरी सी को जो पैसे दिए गए हैं तो वो उसको वापस करना पड़ेगा, किसको, बी को। और एक और है जो मैंने क्वेश्चन की आपको बात करी डरा धमका के, जैसे रेलवे कंपनी थी, कोई गुड्स उसके पास रखे थे और बाद में जब पर्सन उसके पास आया सामान लेने के लिए, उसने कहा कि मैं सामान तभी दूंगा अगर जो है आप जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस बन रहे थे वो पे करोगे। वो एक इलीगल लगा लो या फिर जो है इलीगल चार्जेस मांग रहे थे, जो सामान उसने उसके पास रखा था जो उसके चार्जेस नहीं बनते थे। लेकिन जिस पर्सन का सामान रखा है रेलवे कंपनी में तो उसको तो सामान लेना है, सामान लेना है तो उसको बदले में जो भी पैसे वो मांग रहा है उसको देने पड़ेंगे। तो उस केस में उस सामान को लेने के बदले में उसने वो चार्जेस पे करे। तो बाद में कोर्ट ने उसकी हेल्प करी और उससे कहा कि जो भी उसने इलीगल चार्जेस पे किए हैं वो उसको वापस मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टुडे मैं होप करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो थैंक यू फॉर टुडे।